वेलकम टू पाकिया गेट क्लासेस। आज हम लोग फिर एक टिपिकल प्रॉब्लम पे ही बात करेंगे जो लास्ट क्लास से थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होगा। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कंपेयर किया जाए तो उससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आएगा ज़्यादा, बट इसको भी हम लोग बेसिक से ही चल करके प्रॉब्लम को कवर करेंगे ताकि हमें फिर से ये हैवी जैसा ना लगे, बिल्कुल सिंपल जैसा लगे। सो पहले हम प्रॉब्लम को लाना चाहेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या होगा। सपोज एक मेंबर है जिसको हमने वॉल से अटैच कर दिया। देखिए यहां एक मेंबर हो सकता है और दूसरा केस हो सकता है एक से अधिक, मतलब मोर देन आपका वन हो सकता है। यही दो तरह का सिचुएशन है। मोर देन वन में जो हम लोग कंपोजिट सिस्टम का बेसिक आइडिया हमारे पास होता है, इंडिविजुअल बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना वगैरह वगैरह हम लोग यूज करते हैं। यही आपका डिफरेंस होता है सिंगल बॉडी और आपका मोर देन वन बॉडी में। ठीक है, सो यहां पर अगर हम लोग सिंगल लें और फिर अगर हम इसको मोर देन वन करें तो बस फर्क आएगा कंपोजिट सिस्टम और सिंगल बॉडी का एनालिसिस का, बाकी आपका कॉन्सेप्ट एज यूजुअल होगा। सो पहले हम लोग सिंगल बॉडी का बात कर ले। सो ये सिंगल बॉडी है और दूसरे साइड हमने एक इलास्टिक एक स्प्रिंग ले लिया, इधर कोई भी आप इलास्टिक बॉडी भी रख सकते हैं जिस पर हम आगे लास्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इस पे। मान लिया ये आपका स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस के है और इधर आपका बॉडी जो है जिसका आपका एल ए ई आपका वैल्यू गिवन है, जहां एल आपका लेंथ है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जिसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं। सो हम यहाँ मेंशन कर देना चाहेंगे। सो एल इज आपका लेंथ ऑफ रॉड, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड, ई इज यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये वैल्यू नॉर्मली आपका एक रॉड में गिवन होता है ऑलवेज। ठीक है, स्प्रिंग का नॉर्मली अगर हम लोग स्प्रिंग चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते हैं, कहीं पे एप्लीकेशन में लाते हैं तो ये स्प्रिंग का मेनली आपको स्टिफनेस गिवन होता है और स्पेशली सॉम में ओनली स्टिफनेस गिवन होता है अगर हम इसको एप्लीकेशन में लाते हैं। अगर हम लोग सॉम में स्प्रिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो इसका सारा डिटेल है जो आपको स्टडी करते हैं। ये आपका क्या कॉइल लेंथ, कॉइल है कितना, नंबर ऑफ टर्न्स है, कॉइल का डाया, वायर का डाया, नेचुरल लेंथ वगैरह वगैरह हम लोग लाते हैं। लेकिन यहाँ पर सॉम में सिर्फ आपका स्टिफनेस के का जरूरत होता है, स्टिफनेस के का जरूरत होता है। सो आपका के गिवन होगा। ठीक है, सो के इज आपका स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ आपका स्प्रिंग होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सो दोनों आपका मेंबर का गिवन है, दोनों आपका जो मेंबर है जो आपका वॉल से आपका अटैच्ड है और ये दोनों जो मेंबर है, ये दोनों मेंबर के एंड में आपका एक गैप है। ठीक है, गैप है, जिस गैप को हमने गैप ही लिखा। ठीक है, ये गैप है और अभी इसमें आपका इस सिस्टम में हमने कहीं फोर्स दिखाया नहीं है। सो हम इस पे फोर्स इंपोज करेंगे। सो नॉर्मली हम लोग जो फोर्स इंपोज करेंगे वो इस बॉडी पे करने जा रहे हैं। ठीक है, सपोज क्या ये फोर्स आपका एफ हमने अप्लाई किया है। ठीक है, और यही आपका कंप्लीट आपका गिवन प्रॉब्लम है। अब इसमें बात है ये आपका फाइंड आउट क्या करना है। सो हम लोग को जो फाइंड आउट करना है वो है आपका स्ट्रेस इन रॉड।
इन रॉड। सो स्ट्रेस आपका रॉड में कितना आएगा, यही हमारा फाइंड आउट करना है। सो यही स्ट्रेस को हम लोग इस प्रॉब्लम में निकालेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन यही है। सो हम इसको भी थोड़ा स्प्लिट करेंगे, बेसिक आइडिया में इसको लाएंगे। सो बेसिक आइडिया फिर से वैसे ही हम एकदम वही बेसिक पॉइंट्स को लेके चलेंगे, ठीक है। और वे भी हम लोग वही अडॉप्ट करेंगे ताकि हम लोग को किसी तरह का एक्स्ट्रा स्ट्रेस ना आए, ठीक है। हर बार हम प्रॉब्लम को नए तरीके से कर रहे हैं, नहीं, हम लोग बेसिक से स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाएंगे, ठीक है। और वैसे ही बेसिक फिर से बनाएंगे। जैसे हम लोग बेसिक फर्स्ट में अगर बात करें तो एक मेंबर है, उस मेंबर पे हमने फोर्स F लगाया है, तो आपका ये इलोंगेशन होगा, जिस डेल्टा को अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ FL बाई हम लोग ए लिखते हैं अगर एल ए ई हो, ठीक है, ई हो। उसी तरह से आप जानते हैं ये अगर एक स्प्रिंग है और इसके स्प्रिंग पे अगर हम लोग फोर्स F लगाएं और F अगर लगाते हैं और ये अगर स्प्रिंग आपका एक्स इलोंगेट होता है, एक्स इलोंगेट होता है, ठीक है, तो F और इसका स्टिफनेस K है, तो दिस F इज इक्वल टू हमारा KX लिखाता है, ठीक है, KX लिखाता है। प्लस माइनस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उस सिचुएशन पे आपका सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम लोग ये लिखते रहते हैं, टेंसाइल कंप्रेसिव जो भी है। तो ये दो बेसिक है जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, और ये सब में आप जानते हैं ये काफ़ी बेसिक होता है, ठीक है। डेल्टा को हम यहाँ पे मार्क कर दें, ये डेल्टा आपका इलोंगेट हुआ है। तो ये आपका काफ़ी बेसिक पार्ट था जिसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हम लोग आएंगे मेन पॉइंट पे, ठीक है, मेन पॉइंट पे जो आपका थर्ड में हम लिखने जा रहे हैं। ये अगर हम इस रॉड को F फोर्स लगाए तो इसका हमने डेल्टा लिखा FL अपॉन AE। अब इस FL अपॉन AE को हम लोग कंपेयर करेंगे किससे, इस गैप से। सो F आपका गिवन है, L AE गिवन है, सो आपका डेल्टा कंप्लीटली नोन होगा, गैप भी आपका गिवन होगा क्वेश्चन में। तो इसका मतलब है ये डेल्टा और गैप दोनों का वैल्यू हमारा नोन है, सो हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मान लिया ये आपका लेट डेल्टा ग्रेटर देन आपका गैप रहा, अगर हम लोग का लेस देन होगा तो आप जान रहे हैं इसका इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, जो कि हमारा प्रॉब्लम ऐसा बनाया नहीं जाता है नॉर्मली। नॉर्मली क्या ऐसा बनाया ही नहीं जाएगा आपको, जब इंटरेक्शन नहीं होगा तो हमारा ये सिस्टम का कोई मीनिंग नहीं होगा, दोनों अपना सेपरेटली चला अलग अलग हो जाएगा, अलग होगा। सो इसलिए इसमें आपका डेफिनेटली डेल्टा ग्रेटर देन गैप होगा, आप चेक करें या ना करें ये रहेगा ही आपको, ठीक है, रहेगा ही रहेगा। सो डेल्टा ग्रेटर देन गैप होगा, इसका मतलब है ये आपका, हाँ, डेल्टा ग्रेटर देन गैप होगा, यही प्रॉब्लम हमारा मेन है और यहीं से हमें आगे बढ़ना है। ये अगर डेल्टा ग्रेटर देन गैप होगा तो इंटरेक्शन हमारा यहाँ पर बॉडी के बीच होगा, ठीक है। इंटरेक्शन होने का मतलब क्या है, सॉम में इंटरेक्शन होने का मतलब है ये एक दूसरे पे आपका फोर्स एक्सर्ट करना, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करना। सो हम उसी पे बात करेंगे अभी, ठीक है। सो इसको हम लोग उठाएंगे थोड़ा, चलिए। सो अगर हम इस डायग्राम को लाएं कंप्लीट तो आपने देखा ये डेल्टा से आपका डिफॉर्म होगा और ये डेल्टा आपका गैप से बड़ा है। इसका मतलब अगर स्प्रिंग ऐसा कुछ रहा होगा, ठीक है, ये डेल्टा हो गया और ये आपका गैप हो गया, ये आपका गैप हो गया, ठीक है, ये गैप हो गया। इस प्रॉब्लम में थोड़ा आपका जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग ठीक से समझेंगे, ठीक है, ठीक से समझेंगे। मेन पॉइंट आपका इसमें यह है, और नॉर्मली लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है कि जब ये आपका F लगाया जा रहा है और ये इलोंगेट हो रहा है और ये डेल्टा हमने बोला गैप से बड़ा है, तो पहले क्या हुआ होगा, ये गैप तक गया होगा,
एंड देन आपका ये जब आगे बढ़ना चाहा होगा, डेल्टा ग्रेटर देन गैप है तो पहले ये गैप पहुंचा होगा, जब ये आगे बढ़ना चाहा होगा, अगर ये स्प्रिंग नहीं रहता तो एग्जैक्टली यहाँ पे आकर के ये रॉड रुकता, लेकिन जब आपका स्प्रिंग है तो ये जैसे ही ये रॉड आपका दिस गैप से आपका पार करना शुरू, गैप तक पहुंचा होगा, उसके बाद इससे इंटरेक्शन शुरू हो गया होगा। ये जब आगे बढ़ना चाहा होगा तो स्प्रिंग क्या किया होगा, इसको रोकना चाहा होगा। कैसे रोका होगा, एक कंप्रेसिव फोर्स लगा करके इस रॉड पे इसको रोका होगा, रोकना चाहा होगा। अगर ये स्प्रिंग रिजिड रहेगा तो क्या करता, अगर ये स्प्रिंग रिजिड रहता, रिजिड का मतलब इस स्प्रिंग में कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। और स्प्रिंग रिजिड का जस्ट मीनिंग होता है, रिजिड स्प्रिंग का जस्ट मीनिंग होता है ये डिफॉर्मेशन हमारा जीरो। और डिफॉर्मेशन जीरो का मतलब जैसे हमने डिफॉर्मेशन को x से दिखाया तो x आपका जीरो, ठीक है, x जीरो। और x जीरो का मतलब हो गया, हमने जो लिखा था ये आपका f इक्वल टू के एक्स। सो आपका f आपने लगाया है, सो f आपका एक वैल्यू आपने इस पे लगा चुका है, और f डिवाइडेड बाई x, x में आपका वैल्यू आपका जीरो है, सो f बाई सम वैल्यू डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। मतलब आपका ये मीन करता है कि अगर आपका एक रिजिड स्प्रिंग है तो उसका स्टिफनेस इन्फिनिटी इंडिकेट करता है। इन्फिनिटी का जस्ट मीनिंग होता है ये बहुत ही हाई वैल्यू, मतलब इतना बड़ा वैल्यू जिसके कॉरस्पॉन्डिंग का डिफॉर्मेशन है जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ये मीन करता है आपको रिजिड स्प्रिंग। ऐसे प्रैक्टिकली नेचर में आपका कोई भी चीज़ें रिजिड नहीं होता, लेकिन अगर डिफॉर्मेशन बहुत बहुत कम हो, मतलब ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो हो, तो हम ये मान लेते हैं ये स्प्रिंग, ये बॉडी आपका रिजिड है, ठीक है, रिजिड है, ठीक है। तो अगर ये स्प्रिंग रिजिड होता तो ये बॉडी यहीं पे गैप में रुक जाता, फिर इसको ये फर्दर आगे जाने नहीं देता, कंप्लीटली ये इसको यहीं पे रोक देता गैप तक ही। लेकिन स्प्रिंग हमारा इलास्टिक होने के वजह से ये इसको पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा। रीजन ये है कि जब ये गैप से पार होना चाहेगा, क्रॉस करेगा, गैप को क्रॉस करना चाहेगा, तो ये स्प्रिंग है जो स्प्रिंग को दबाएगा। तो जब दबाएगा स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग भी क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ से एक रिएक्शन इस पे लगाएगा। जितना ये स्प्रिंग पे इस बॉडी के थ्रू एक्शन होगा, उतना ही आपका न्यूटन थर्ड लॉ से स्प्रिंग के थ्रू आपका इस रॉड पे रिएक्शन जाएगा। तो आपको इतना पता चल गया कि इस गैप से जैसे ही आगे बढ़ना शुरू करेगा तो इस स्प्रिंग पे एक फोर्स लगेगा और अपोजिट रिएक्शन इस रॉड पर भी लगेगा, मतलब दोनों पे एक इक्वल वैल्यू टाइप का चीजें आएगा। सपोज वो वैल्यू आर है तो आर स्प्रिंग पर भी लगेगा और आर आपका इस बॉडी पर भी लगेगा। तो हम उस आर का इफेक्ट हम इस स्प्रिंग पे देखना चाहते हैं। अब ये स्प्रिंग अगर आपका रिजिड नहीं है, इलास्टिक है, जिसका स्टिफनेस आपका गिवन है, सम वैल्यूज है विच इज नॉट इन्फिनिटी, सो एक वैल्यू है, तो अगर इस पे फोर्स लग रहा है तो ये बॉडी डेफिनेटली क्या होगा, डिफॉर्म होगा। डिफॉर्म होने का मतलब है ये बॉडी डेफिनेटली इस पोजीशन से क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, बिकॉज हमारा कंप्रेसिव टाइप का फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है। इसका मतलब है ये स्प्रिंग कभी भी इस बॉडी को यहां पे रोक नहीं सकता, यहां पर कभी भी ये रोक नहीं सकता। इसका मतलब रुकना कहां होगा, रुकना इस ब्लू लाइन से, इस ब्लू सेक्शन से राइट में होगा। लेकिन ब्लू सेक्शन से जो राइट में होगा इतना हमें क्लियर हो चुका है। इसका रीजन हमने क्या दिया, जैसे इंट्रैक्शन होगा स्प्रिंग पे फोर्स लगाएगा, स्प्रिंग पे फोर्स लगेगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन जब स्प्रिंग में आएगा तो स्प्रिंग यहां से क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। तो जाएगा तो ये बॉडी भी क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये बॉडी है जो आपका यहां पर कभी भी रुक नहीं सकता अगर स्प्रिंग रिजिड ना रहा हो। इसका मतलब ये बॉडी आपका टुवर्ड्स राइट जाएगा, ठीक है।
अब जब राइट जाएगा तो ये राइट में कहां तक जाएगा? तो आपको मालूम है अगर इस बॉडी को इधर से स्प्रिंग हटा दिया जाए तो ये बॉडी आपका डेल्टा तक आ जाएगा। किसके वजह से? टेंसाइल फोर्स F लगने के वजह से डेल्टा तक आ जाएगा अगर ये स्प्रिंग ना हो। लेकिन स्प्रिंग होने के वजह से इसका रिएक्शन फोर्स जो इस पे लगा है वो कैसा नेचर का है? कॉम्प्रेसिव नेचर का है। इसका मतलब है EF टेंसाइल है जो डेल्टा तक ला रहा था, लेकिन इंट्रैक्शन होने के वजह से हमारा एक कॉम्प्रेसिव फोर्स इस बॉडी पे लग रहा है, जिसके वजह से डेफिनेटली क्या होगा? इस बॉडी को डेल्टा नहीं जाने देगा, बल्कि उस कॉम्प्रेसिव फोर्स का इफेक्ट की वजह से वो थोड़ा पीछे रह जाएगा। इसका मतलब है ये डेल्टा भी नहीं जाएगा और ये गैप पर भी ये बॉडी नहीं रुकेगा। इसका मतलब है ये डेफिनेटली इन बिटवीन आएगा, इन बिटवीन आएगा। सो ये डेफिनेटली आपका इन बिटवीन आएगा। अब ये इन बिटवीन कहाँ आएगा? ये हमारा कैलकुलेशन बनाना होगा, कैलकुलेशन बनाना होगा। इसका मतलब है यहां तक क्लियर हो चुका है, ये इन बिटवीन आएगा ही आएगा, ठीक है, इन बिटवीन आएगा। तो अगर ये फाइनल पोजीशन है, अगर हम इसको फाइनल पोजीशन एक्सप्लेन कर दिए तो इतना क्लियर हो गया, ये बॉडी आपका जो है जो इलोंगेट कितना होगा? दिस मच इलोंगेट होगा। इफेक्टिव इलोंगेशन जो होगा, इफेक्टिवली जो इलोंगेट होगा वो दिस मच होगा। और अगर हम स्प्रिंग की बात करें तो इफेक्टिवली कितना कॉम्प्रेस होगा? तो इफेक्टिवली कॉम्प्रेस होगा आपका दिस मच, इतना इसका कॉम्प्रेशन होगा, ठीक है, कॉम्प्रेशन होगा। तो यही फाइनल पोजीशन पे है। तो हमारा यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि जो आपका इंट्रैक्शन हुआ उस वक्त जो फोर्स लगा, ठीक है, वो फोर्स का वैल्यू क्या रहा है, ठीक है। फोर्स एक ही है, जो स्प्रिंग पे एक्ट हो रहा है रॉड के थ्रू या स्प्रिंग के थ्रू रॉड पे एक्ट हो रहा है, या न्यूटन थर्ड लॉ से आपका सेम वैल्यू होगा, ठीक है, बस आपका अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। चलिए, तो हम उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जरा ध्यान देना। हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर डिफॉर्मेशन और गैप के बीच, डिफॉर्मेशन और गैप के बीच हम लोग एक रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। अब उसी रिलेशन को हम यहां पे बनाने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान देना, एक कैलकुलेशन डिफॉर्मेशन का हम बना चुके थे, FL/A, जो ये डेल्टा है, अब जरा सा बात यह है कि जैसे इंट्रैक्शन हुआ होगा, जब बॉडी का इंट्रैक्शन हो चुका है, रॉड का इंट्रैक्शन स्प्रिंग के साथ हो चुका है, तो स्प्रिंग पे एक कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका आ चुका है और ये न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे भी आ चुका है। क्लियर है? तो बताइए, ये बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें स्प्रिंग का, तो इस पे आर आपका फोर्स आ रहा है, जिसके वजह से एक क्या होगा, इसमें कंप्रेशन होगा। हमने इसका नाम डेल एस दे दिया, एस फॉर स्प्रिंग। तो ये डेल्टा एस आर फोर्स की वजह से जो दबेगा वो होगा आपका R/K, ये डेल्टा एस हो गया। अब इसी को हम यहां डायग्राम में देखना चाहें, ये कहां पे है, तो आप खुद देखिए, ये फाइनल पोजीशन है जहां पे आपका ये दोनों अपना कांटेक्ट में यहां पे फाइनली आके रुक गया है। तो बताइए स्प्रिंग कितना दबा, दिस मच। इसका मतलब है यही वैल्यू हमारा क्या है, डेल्टा एस है। सो यही वैल्यू हमारा डेल्टा एस है, विच इज R/K। अब हम जानना चाहते हैं उस R की वजह से इस रॉड में कितना कंप्रेशन आया। तो आप इस डायग्राम से देखिए, पहले तो हम यहां फाइंड आउट कर सकते हैं, RL/A इज डेल्टा, जो R के वजह से कंप्रेशन आया, ठीक है। तो अगर हम रॉड में ये डेल्टा R लिख दें, जो आपका R के थ्रू आया है, तो ये RL/A ही होगा। तो यहां अगर इस रॉड में देखा जाए तो ये पूरी तरह से यहां तक जाता, डेल्टा इलोंगेशन होता अगर स्प्रिंग आपका यहां पे नहीं होता। लेकिन स्प्रिंग होने के वजह से जो रिएक्शन आर लगा, तो यहां यहां नहीं जाने दिया गया और पहुंचा दिया कहां, फाइनली यहां। इसका मतलब दिस मच क्या है, दिस मच जो है, जो आप आर के थ्रू कंप्रेशन है, जिसको हमने क्या लिखा, डेल्टा आर लिखा है, ठीक है। तो हमारा डेल्टा आर का वैल्यू भी हमने सेपरेटली लिख दिया। अब हम डिफॉर्मेशंस और दिस गैप के बीच एक रिलेशन हम लोग लाएंगे, एक ज्योमेट्रिक रिलेशन दिखाएंगे। तो आप यहां ज्योमेट्री से देख सकते हैं,
ये क्या रिलेशन रहा होगा। सो यहां से यहां तक का वैल्यू डेल्टा है फ्रॉम फिगर। इसको अगर हम लोग फिगर ए कर दें तो फ्रॉम फिगर ए हम लोग दिस डेल्टा कैन लिख सकते हैं गैप प्लस डेल एस प्लस डेल्टा आर, और यहां पे आपका डेल्टा एफ एल अपॉन ए हो गया, और गैप गिवन है डेल एस हो गया आपका आर बाई के एंड आपका ये आर एल बाई ए। आप इसमें देखें तो आपको सिर्फ एक ही अननोन है, वो है आपका आर। ठीक है, ऐसे जो भी आपका सॉम में जो हम डिफॉर्मेशन के बीच जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं उसको हम लोग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन हम लोग बहुत बेसिक से जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। यहाँ पर जस्ट हम लोग एक ज्योमेट्री रिलेशन करके बोल सकते हैं, ऐसे इसको हम लोग कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन भी बोला जाता है। लेकिन वो जब बेसिक में हम लोग स्टडी करते हैं उस समय ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ आता है कि कॉम्पेटिबिलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या रहा है वहाँ पे और क्या इंपॉर्टेंस है उसका। तो यहाँ पे हम उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट हमने बोला एक ज्योमेट्रिक रिलेशन है। यहाँ से आर फाइंड आउट हो गया। अब अगर देखा जाए तो हमने बोला इस सॉम में नॉर्मली जो हमारा कैलकुलेशन होता है वो 3 पार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हर जगह ऑल 3 पार्ट एक साथ पूछा नहीं जाता, ऑल टुगेदर आपका नहीं पूछा जाता नॉर्मली। लेकिन 3 ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है, एक है आपका डिफॉर्मेशन, दूसरा है आपका स्ट्रेसेस, और थर्ड है आपका स्ट्रेन एनर्जी। सो नॉर्मली स्ट्रेस का ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी हम लोग स्ट्रेस का ही बात करने वाले हैं, जो हमने शुरू क्वेश्चन में भी मेंशन किया था, ठीक है, मेंशन किया था। तो अभी इस डायग्राम को हम उठाएंगे। चलिए, तो अभी हम लोग स्ट्रेसेस फाइंड आउट कर दे। स्प्रिंग में नॉर्मली स्ट्रेस आपको नहीं पूछा जाएगा। ये स्प्रिंग में स्ट्रेसेस नॉर्मली जो पूछा जाता है जब हम लोग स्प्रिंग चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब स्प्रिंग को हम चैप्टर में नहीं पढ़ करके कहीं पे यूज कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में इसमें स्ट्रेसेस नहीं पूछा जाता, ठीक है, स्ट्रेसेस नहीं पूछा जाता। नहीं तो स्ट्रेस पूछा जाएगा तो इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको देना होगा स्प्रिंग का, जैसे कॉइल डाया, वायर डाया, नंबर ऑफ टर्न्स, लाइक दैट। स्प्रिंग का प्रॉपर्टी, मटेरियल प्रॉपर्टी, जैसे आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सो स्प्रिंग में आपका स्ट्रेसेस यहाँ नहीं पूछा जाएगा। सो मेनली आपका इस मेंबर में पूछा जाएगा। तो अगर इस मेंबर में हम लोग स्ट्रेस निकालें तो देख सकते हैं ये पहले आपका फोर्स क्या लग रहा था, एफ बाई एफ, टेंसाइल टाइप का, तो एफ बाई ये स्ट्रेस हो गया। फर्दर क्या हुआ, जब ये इंट्रैक्शन में आया तो इसमें कॉम्प्रेसिव फोर्स आर लगा, सो आर बाई ए, सो आपका एफ माइनस आर बाई ए। और हमने लास्ट क्लास में बताया था, उच्च बेसिक में बताया था, कि किसी मेंबर में अगर आपका फोर्स आपका 1 बाई 1 आप लगा रहे हैं तो आप स्ट्रेसेस का समेशन कर सकते हैं। सो वही हमने बेसिकली किया है। यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट था आर, और आर हमने उस ज्योमेट्रिक रिलेशन से फाइंड आउट किया। दैट्स वाई आप यहाँ पे सिग्मा को कंप्लीटली निकाल सकते हैं। यही हमारा अप्रोच है। इस प्रॉब्लम को हम ऐसा बोल सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जनरलाइज्ड है, ठीक है, जनरलाइज है, जिसमें आप कुछ स्पेशल केसेस निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम में गैप को 0 कर दें तो ये प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू क्या हो जाएगा, विदाउट गैप प्रॉब्लम, ठीक है। इसको हम लोग गैप प्रॉब्लम एक कैटेगरी में रखते हैं। सो कॉन्टैक्ट टाइप का प्रॉब्लम में आ जाएगा, ये कॉन्टैक्ट टाइप का प्रॉब्लम में आ जाएगा। दूसरा ये कर सकते हैं कि अगर आप स्प्रिंग को हटा करके कोई इलास्टिक बॉडी डालना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं, वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये आपको एक बॉडी है ये, और दूसरा बॉडी आपका ये है। सो स्प्रिंग को हमने क्या कर दिया, स्प्रिंग रिप्लेस्ड बाय रॉड, ठीक है। सो हमने सेकंड रॉड से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, एक रॉड से रिप्लेस कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, बस आप इसी पहले का इक्वेशन में ही हम लोग जस्ट के को हम लोग थोड़ा बात करेंगे, एक और बेसिक बनाएं, या आपने पहले पढ़ा होगा कभी, कि अगर हम इसी मेंबर पे एफ फोर्स लगाते हैं
तो आपका डिफॉर्मेशन डेल्टा, तो डेल्टा इक्वल टू एफ ई बाई सॉरी एफ एल बाई ए ई, ठीक है, ए। और आप जानते हैं ये भी इलास्टिक बॉडी है जिसका स्टिफनेस आप चाहें तो निकाल सकते हैं। सो ये आपका स्टिफनेस होगा, और ये स्टिफनेस बेसिकली डिफाइन होता है लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन, लोड पर यूनिट डिफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका लोड एफ हो गया, डिफॉर्मेशन डेल्टा, सो दिस विल बी ए बाई एल हो जाएगा। ए ई और एल आपका बॉडी का गिवन होता है। सो जस्ट आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको स्प्रिंग जैसा ट्रीट करके के को आप ए बाई एल लिख सकते हैं। अगर टू बॉडी है तो आप ऐसा करके यूज कर सकते हैं। ऐसा यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसके पहले वाले प्रॉब्लम में जस्ट हम लोग के को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, A2E2 बाई L2। स्प्रिंग में डायरेक्ट के गिवन होता है, और इस रॉड में क्या होगा, अगर हम एक इलास्टिक रॉड ले तो आपका जस्ट के डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, बल्कि ए ई और एल के हेल्प से के निकाल लीजिए और पुट करके आप सेम टाइप का कैलकुलेशन बना सकते हैं। सो ये प्रॉब्लम पूरी तरह से क्या हो गया, पहले वाले जैसा हो गया। तो ऐसा हम लोग कवर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग कंपोजिट सिस्टम की बात करें, जो हमने इनिशियल में बात किया, ये अगर प्रॉब्लम ऐसा हो जाता है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, और एक स्प्रिंग यहाँ पे है जिसका स्टिफनेस के है, और ये आपका गैप है, और हमने फोर्स इसमें लगा दिया, मान लिया कहीं पे लगा दिया, मान लिया यहाँ पे F1 लगा दिया, यहाँ पे F2 लगा दिया। तो इसका पूरी तरह से कैलकुलेशन क्या करना है आपको, इस पूरे पार्ट का हम डेल्टा निकाला करते थे, तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके डेल्टा निकाल लें। जैसे हो गया आपका कितना, आप F2, तो F2 को बैलेंस F2 से होगा। मान लिया अगर हम कुछ वैल्यू डाल दें, ये 30 है और ये 70 है, तो आप 30 डाल दिए, इधर आपका हो गया 30 से बैलेंस, 30 पर रिएक्शन अपोजिट रिएक्शन 30 और ये 70, सो टोटल आपका 100 हो गया, और इस 100 को आप अपोजिट लगा दीजिए। ये मेंबर 2 हो गया, ये मेंबर 1 हो गया, और ये दोनों का आप सुपरपोजिशन थ्योरम से, फ्रॉम सुपरपोजिशन थ्योरम आप डेल्टा निकाल दीजिए। और आप जानते हैं ये डेल्टा, अगर हम इसको F2 पकड़ें, इसको एक काम करें, इसको 30 ही रहने दो, इंटू L2 बाई A2E2 प्लस आपका 100 इंटू L1 बाई A1E1, ऐसा डाल के डेल्टा निकाल सकते हैं। और ये डेल्टा बिल्कुल उसके बाद का जो पार्ट है बिल्कुल क्या होगा, कॉमन होगा। जो हम R लगाएंगे, बाद में जब हमने R लाया था स्प्रिंग के थ्रू रिएक्शन, वो R दोनों में ट्रांसमिट होगा, और उसके वजह से हम लोग का जो डेल्टा R था वो आपका दो पार्ट में आपका टूटेगा। डेल्टा R इसका और इसका दोनों का लिखाएगा, और वहाँ से ऐड कर देंगे, और हम लोग इसको एकदम सिमिलर फैशन में सॉल्व करते चले जाएंगे। सो यहाँ पे हमने बोला था इनिशियल में, या आप सिंगल मेंबर लीजिए या फिर आप कंपोजिट सिस्टम लीजिए, दोनों का एनालिसिस में कोई फ़र्क नहीं होगा। जो मेन पॉइंट है, बाकी जो बेसिक इसका है कंपोजिट का, वो सिर्फ लगेगा। बाकी आपका मेन जो पॉइंट है, जो हमने डेल्टा का रिलेशन लिखा गैप के साथ, वो आपका बिल्कुल सेम होगा। इसी तरह से हम इस प्रॉब्लम को प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम लोग गैप का प्रॉब्लम पे फिर से आएंगे, लेकिन नेक्स्ट जो हम लोग आएंगे वो थोड़ा थर्मल का पार्ट से आएंगे। पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थर्मल का बेसिक देखेंगे, देन हम लोग गैप प्रॉब्लम पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिक्स टाइप का देखेंगे, कुछ थर्मल होगा और कुछ मैकेनिकल होगा। तो इस तरह से हम लोग कम्प्लेक्सिटी लेवल है जो बढ़ा सकते हैं, और एक टाइम के बाद आपको इतना आइडिया लेने के बाद, एक टाइम के बाद आपका किसी तरह का भी प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से इस सारा बेसिक कॉन्सेप्ट को लगा करके आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे इतना ये सब जो आपका होता है वो एक्सट्रीमली आपका कॉन्सेप्चुअल होता है, माना जाता है, और इससे ज़्यादा आपको कभी ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ता है। ये अगर कोई बड़ा भी बनाता है तो बेसिक आइडिया आपको यही लगते रहेगा, बेसिक आइडिया आपको नया
नहीं आएगा, बेसिक यही लगते रहेगा आपको। ठीक है, सो यहीं पे इसको हम लोग एंड करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।